गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका फिर से एक बार ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे जिसके पहले के जो वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था गॉस के नियम। अब हम उसको पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। और जैसा आप देख रहे हो उसमें पहला है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गॉस का नियम और गॉस के नियम के अनुप्रयोग बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला जो है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक तार है जो अनंत लंबाई का और आवेशित है। आवेशित करने का मतलब इस पे चार्ज है, माना इस पे प्लस चार्ज है। तो जहां भी चार्ज होता है, आवेश होता है, उसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है। इस तार से r दूरी पे एक बिंदु P है, जैसा आप देख रहे हो। इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो भी गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके। तो हम गॉस के नियम को तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होगा, जिसको हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। जब तक हमारे पास एक काल्पनिक बंद पृष्ठ नहीं होगा तब तक हम गॉस के नियम को, या गॉसियन पृष्ठ नहीं होगा तब तक गॉस के नियम को हम लगा नहीं सकते हैं। तो इस अनंत लंबे तार से r दूरी पे एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम एक बेलन L लंबाई के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, क्योंकि हमें एक काल्पनिक बंद पृष्ठ चाहिए। और इसका एक छोटा सा अवयव लेते हैं। पूरे बेलन से एक बार गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को हम निकाल नहीं सकते, इसलिए एक छोटा सा अवयव, लघु अवयव लेते हैं। उससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स अगर हम निकाल लें और फिर सबका समाकलन कर दें ऐसे छोटे छोटे पृष्ठों का, तो हमें पूरे पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स मिलेगा। क्योंकि गॉस का नियम ही यही बताता है, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुना होता है। तो हमने एक छोटा सा अवयव लिया है, ये dA, एक लघु अवयव है, क्षेत्रफल अवयव। हम जानते हैं सभी क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, और इसकी दिशा बाहर की तरफ। ये प्लस चार्ज है। जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस पर हम धन परीक्षण आवेश रखते हैं। तो ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज। विद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर? बाहर की तरफ, यानी दोनों एक ही दिशा में। इस स्थिति में इनके बीच बनने वाला कोण 0 होगा। अब देखते हैं आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q/L। ये क्या है? यदि कोई आवेश L लंबाई के तार पर समान रूप से वितरित है तो प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर Q/L हमको इस लघु अवयव या इस छोटे अवयव से निकलने वाला, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहा है। तो हमने लिखा क्षेत्रफल अवयव dA से गुजर जाने वाला विद्युत फ्लक्स। क्षेत्र अवयव छोटा है इसलिए गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा। तो d phi E बराबर E इंटू dA, क्योंकि स्केलर गुणन के बराबर होता है E dA cos 0। cos 0 का मतलब क्यों हुआ यहाँ पे 0? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। आप कहें इस स्थिति में ले लेते हैं एक अवयव, इसके क्षेत्रफल की दिशा dA ऊपर की ओर और विद्युत क्षेत्र की दिशा E इस तरफ, तो इनके बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री। तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स E dA cos 90, और cos 90 का मान होता है 0, इसलिए हम इस पृष्ठ को नहीं ले सकते। तो देखते हैं, यानी इस तरफ केवल इसके वक्र पृष्ठ को ही लेंगे। तो d phi बराबर E dA cos 0, और cos 0 का मान होता है 1, तो E dA। तो हमने एक बार हमारा इस छोटे से अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मिल जाए तो हम क्या करते हैं, फिर समाकलन करके पूरे पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स समाकलन किए तो मिले phi इंटीग्रेशन ऑफ a E वेक्टर इनटू dA वेक्टर। तो हम फाइ लिखते हैं phi इंटीग्रेशन ऑफ a dA, जहां dA ये संपूर्ण बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो हमको क्या मिलेगा? dA बराबर 2 पाई RL, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जहां ये है वहां हम इस वैल्यू को रखते हैं, तो मिलता है phi E बराबर E इंटू 2 पाई RL, जहां L लंबाई का ये गॉसियन पृष्ठ है। फिर देखते हैं, क्योंकि हमको गॉस के नियम का उपयोग करना है तो गॉस के नियम को तो लगाना पड़ेगा। गॉस के नियम से phi E बराबर Q/ε0, ये गॉस का नियम है। Q का मान हम यहां से रखेंगे, Q बराबर लिख सकते हैं लैम्डा L, आवेश का रेखीय घनत्व। Q का मान रखने पर phi E बराबर लैम्डा L अपॉन ε0, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर यहाँ भी है phi का मान
और यहाँ भी फाई ई का मान देख रहे हैं, दोनों जगह फाई ई का मान जब तुलना करते हैं तो हमें मिलता है ई इंटू 2 पाई आर और एल बराबर लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। तो हम ई को रहने देते, इसको भेजते हैं इधर, तो 2 पाई आर और यह एल से एल कट जाएगा, लेमडा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये फाइनली हमें मिलेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसी को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा अपॉन आर, क्योंकि ये 2 से 4 कट जाएगा तो फिर ये यहाँ पे मिलेगा। ये हमारा पहला एप्लीकेशन था, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर अब हम लोग गॉस के नियम के दूसरे उपयोग में आएंगे। जैसे गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और इसके पहले का अनुप्रयोग मैंने पहला आपको बता दिया था। आइए देखते हैं दूसरा क्या है, एक समान रूप से आवेशित यानी जिस पर आवेश का मान एक समान रूप से हो, गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये देखिए, ये हमारा एक गोलीय कोष है जो एक समान रूप से आवेशित है, प्लस चार्ज इस पर समान रूप से फैला हुआ है, और मैंने इसको यहाँ पर मेंशन भी किया है कि यह आवेशित गोलीय कोष है। इसके कारण हमें ये चार्ज इसके सतह पर समान रूप से फैला हुआ है, इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कहां कहां पर हम ज्ञात कर सकते हैं, एक जब वह बिंदु इस गोलीय कोष के बाहर हो, यहां पर जैसा इस बिंदु P में है, एक जब वह बिंदु इस गोलीय कोष के सतह पर हो, यहां पर भी हो सकता है, और तीसरा होगा जब वह बिंदु इस गोलीय कोष के अंदर हो। मान लीजिए अगर वो बिंदु इस गोलीय कोष के अंदर यहाँ पे हो P', तो क्या करेंगे, तो हमें एक नकार एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। जैसे अब हमारा यहाँ इसका मतलब 3 स्थितियां मिली, ये तो या तो बिंदु गोलीय कोष के बाहर हो सकता है, इस गोलीय कोष जिस पे आवेश समान रूप से फैला इससे बाहर हो सकता है, या तो उसके सतह पर यहाँ पर हो सकता है, या तो उसके अंदर गोलीय कोष के अंदर हो सकता है। तो 3 स्थितियां, जिसमें पहला है y बिंदु पर, मतलब वह बिंदु इस गोलीय कोष के बाहर स्थित है, जैसा ये बिंदु P है। तो हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो भी गॉस के नियम का प्रयोग करके। तो गॉस के नियम को हम कब लगा सकते हैं, जब हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, और तब हम पूरे पृष्ठ का एक बार न निकाल के एक छोटा सा अवयव लेते हैं dA, जैसे ये एक लघु अवयव है dA, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें, फिर उसका समाकलन करें तो हमें पूरे पृष्ठ द्वारा निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। तो ये लघु अवयव है dA, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की तरफ और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की तरफ। तो देखते हैं क्या होगा इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्षेत्रफल अवयव डी से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पर बिंदु P पर देखिए, तो इससे होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई ई बराबर ई डी ए बराबर ई डी ए कॉस 0 बराबर ई डी ए। कॉस 0 क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्षेत्रफल अवयव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में है, तो 0। फिर हम संपूर्ण पृष्ठ से निकालें, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसका समाकलन करें फाई ई बराबर ई डी ए, स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं फाई ई डी ए और इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पार्ट डी ए, जहां डी ए इस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो अब देखते हैं, अब हम इसको समाकलन करते हैं तो मिलता है d इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, जहां r वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, तो फाई ई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर, ये मिला समीकरण 1। हम गॉस के नियम को लगा रहे हैं तो उसके भी नियम को देखते हैं। गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं, तुलना करें तो e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो हमें फाइनली मिलेगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखने वाली बात है, ये फॉर्मूला हमें कहाँ मिला था वहां जहां एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला हमें यहाँ मिला, जो सेम है। अब हम मान सकते हैं कि वह बिंदु इसके पृष्ठ पर स्थित है, इस गोलीय कोष के आवेशित गोलीय कोष के पृष्ठ पर स्थित है। तो हमें इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक छोटा सा लघु अवयव लेना पड़ेगा, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर हम उसका समाकलन करें और इससे तुलना करें
तो हमें ये मिलेगा जो यहाँ पर उसकी त्रिज्या के मान के बराबर होगा। हमारा जो अंतिम है, जैसे अगर वो बिंदु इस गोलीय कोश के भीतर स्थित हो, जैसे ये पी डैश है, तो क्या होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे अगर वह बिंदु इस गोलीय कोश के भीतर स्थित है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। अब उसके अगले पार्ट में देखते हैं आंतरिक बिंदु पर, मतलब बाहरी बिंदु पर तो हमने निकाल लिया था, जिसका फॉर्मूला क्या आता है, E = 1/4πε0 q/r²। सतह पे भी वही फॉर्मूला, बस इसकी त्रिज्या को जो मानेंगे वो होगा। और उसको निकालने के लिए मैंने बताया था यहाँ एक लघु अवयव लेंगे, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर उसका समाकलन करेंगे तो पूरे पृष्ठ द्वारा निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स मिलेगा, फिर उसको गॉस के नियम से तुलना करेंगे और हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर वो बिंदु इसके अंदर स्थित हो, जैसा ये मान लेंगे ये एक बिंदु P डैश है यहाँ पर, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो भी गॉस के प्रमेय का प्रयोग करके। यहाँ पर मान लेंगे एक लघु अवयव है, क्योंकि हमें एक लघु अवयव चाहिए। एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या r डैश है। गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हमें गॉस का प्रमेय लगाना है, तो r डैश के लिए एक वृत्तीय गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात देखिए, माना कि कोश के भीतर एक बिंदु P डैश है, जैसा यहाँ देख रहे हैं। चूंकि आवेश कोश के पृष्ठ पर वितरित है, ये जो आवेश है प्लस चार्ज, ये इस कोश के पृष्ठ पर वितरित है तथा कोश के भीतर कोई आवेश नहीं है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, तो अगर हम गॉस का प्रमेय लगाएं फाई = q/ε0, तो कोश के अंदर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब q का मान 0, तो फाई E = 0, इसका मतलब वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा, इसलिए लिखा गया है। अतः गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स 0 होगा, जैसा इसमें है। आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा अवयव लिया था, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें, तो फाई E = E/dA, फिर E बाहर कर लिए dA, जहां dA इस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल है और उसकी त्रिज्या r डैश है, तो लिखे 4πr²। चूंकि फाई E = 0, यहाँ देख रहे हैं फाई E = 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि q का मान 0 है, कोश के अंदर कोई आवेश नहीं है। फाई E = 0, यहाँ पर जब जिसकी वैल्यू को हमने 0 रख दिया तो E × 4πr' = 0, तो यहाँ से E = 0। ये हमें बता रहा है कि गोलीय कोश के भीतर वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है, इसी कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 होती है। यहाँ पर यह चैप्टर हमारा समाप्त हुआ।